वेलकम टू बोधरपन। तो आज हम बायोलॉजी का थर्ड पार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हम ऑलरेडी 2 एमसीक्यू सीरीज कर चुके हैं बायोलॉजी का। चलिए देखते हैं इस थर्ड पार्ट में क्या क्या क्वेश्चन हम देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है द लीफलेट ऑफ टच मी नॉट प्लांट्स आर क्लोज्ड बिकॉज। टच मी नॉट प्लांट आप सबको पता है कि हाथ देने से या फिर टच करने से क्या होता है कि उसका जो लीफलेट से वो बंद हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? 4 ऑप्शंस दे दिया है यहाँ पे। बिकॉज स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स, बिकॉज ऑफ एंजाइम्स, कैपिलरी एक्शंस और चेंज इन टर्गर प्रेशर। इट इज बिकॉज ऑफ चेंज इन टर्गर प्रेशर. It stimulates the region of the steam and release some chemicals with potassium ions that forces to move out the water from the cell and cause different turgidity in different regions, which causing the leaflet to close. मतलब क्या है? हाथ देने से उसके स्टेम के अंदर जो सेल्स होता है, हम सबको पता है कि सेल जो है वो फंक्शनल यूनिट ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म होता है, तो सेल से बना होता है। तो वहां पे हाथ देने से या फिर टच करने से क्या होगा कि सेल के अंदर जो वाटर है उसका जो टर्जिडिटी हो डिफरेंट हो जाता है। कहीं पे वाटर ज्यादा हो जाता है, कहीं पे वाटर कम हो जाता है। तो क्या होता है कि जहां पे ज्यादा हो गया उसका प्रेशर बढ़ जाता है, जहां पे कम हो गया उसका प्रेशर कम हो जाता है। तो इसीलिए वो जो लीफ है वो बंद हो जाता है अपने आप से। ठीक है ना? द लीफलेट ऑफ टच मी नॉट प्लांट्स आर क्लोज बिकॉज ऑफ चेंज इन टर्गर प्रेशर. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द रीजन ऑफ द हाई टेम्परेचर ऑफ अ ग्रीन हाउस? हम सबको पता है कि ग्रीन हाउस क्या होता है। ग्रीन हाउस एक आर्टिफिशियल हाउस होता है, ग्लास से बना हुआ, जिसके अंदर हम थोड़ा एग्रीकल्चर कर सकते हैं, फ्रूट्स उगा सकते हैं, ऐसा कुछ कर सकते हैं। ठीक है ना? ग्रीन हाउस के अंदर। तो ग्रीन हाउस के अंदर हाई टेम्परेचर क्यों होता है? उसका रीजन जो ऑप्शन में क्या क्या दिया है, sunlight totally absorbed, radiation cannot escape, plants produce heat inside the glass house or none of the above. ग्रीन हाउस के अंदर क्या होता है कि रेडिएशन जो है, सन से आता हुआ जो रेडिएशन वो एस्केप ही नहीं कर पाता, इसलिए वो गर्म होता है. infrared radiation coming from the sun cannot escape from the glass house as a result of temperature इंक्रीज. तो ग्रीन हाउस के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज क्यों होता है? क्योंकि रेडिएशन उसके अंदर से एस्केप ही कर नहीं पाता, इसलिए ग्रीन हाउस के अंदर टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है. चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? इन व्हिच काइंड ऑफ वेजिटेशन हैव मोस्टली थिक लीव्स? कौन से वेजिटेशन में ज्यादा से ज्यादातर क्या दिखा जाता है कि जो लीव्स होता है वो मोटा होता है? ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट या ट्रॉपिकल थ्रोन फॉरेस्ट और स्क्रब्स? ये देखा जाता है ट्रॉपिकल थ्रोन फॉरेस्ट और सर्ब्स में, क्योंकि हम डेजर्ट में जो देखते हैं क्या होता है कि वहां पे जो पौधा रहता है उसका लीव्स बहुत मोटा होता है, उसमें थ्रोन रहता है, मतलब कि उसमें कांटे रहते हैं. वो मोटा इसलिए रहता है क्योंकि हमको पता है कि डेजर्ट में बारिश कम होता है तो पानी भी नहीं रहता है, इसलिए जो लीव्स है वो मोटा इसलिए रहता है कि उसके अंदर पानी का, वाटर का जो होल्डिंग कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वो थिक होता है. तो आंसर इज ट्रॉपिकल थ्रोन फॉरेस्ट एंड सर्ब्स. दिस कैरेक्टरिस्टिक्स फाउंड इन ट्रॉपिकल थ्रोन फॉरेस्ट, लीव्स आर मॉडिफाइड टू थिक टू स्टोर वाटर एंड फुल ऑफ स्पाइन्स. जो हम कह रहे थे कि थिक, उसमें कांटे रहते हैं, तो फुल ऑफ स्पाइन्स. ये स्पाइन और भी एक काम करता है, जो पेरिटर होता है उससे ये इस ट्री को बचाता भी है. ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 4, टच ऑफ नेटल लीव्स क्रिएट अ बर्निंग सेंसेशन बिकॉज. नेटल लीफ को टच करने से एक्सीडेंटली अगर हम टच कर दें तो एक बर्निंग सेंसेशन होता है. तो क्यों होता है? ऑप्शन क्या दिया हुआ है, मेथेनोइक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सिट्रिक एसिड और नन. इट इज करेक्ट ऑप्शन इज मेथेनोइक एसिड. It injects formic acid, also known as methanoic acid. Nettle leaves are rich in vitamin A and vitamin C, potassium and manganese. अच्छा, नेटल लीव जो है वो किससे रिच रहता है? वो रहता है विटामिन ए और विटामिन सी बहुत ज्यादा रहता है, और उसमें पोटेशियम और मैंगनीज का परिमाण भी बहुत ज्यादा रहता है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच टिश्यू हैव कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन?
इनमें से कौन सा जो टिश्यू है उसमें कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन रहता है? एडिपोस टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। एडिपोस टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, या फिर ऑल ऑफ द एबव? जिस टिश्यू में कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन रहता है वो टिश्यू, उसको कहते हैं हम मस्कुलर टिश्यू। अब ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन क्या है? ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन वो प्रोटीन है जो एक मसल जो होता है उसको शॉर्ट और लॉन्ग करने में मदद करता है। अभी ये एक मसल को शॉर्ट और लॉन्ग क्यों जरूरत है? क्योंकि मूवमेंट हो सके, इसलिए जो स्केलेटल जो मसल है वो सब कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन से बना है, ताकि हम जो मूवमेंट हमारा बॉडी का कर सकते हैं वो उस कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन की वजह से हम कर सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। व्हिच ऑर्गेनिज्म डज सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म जो सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है? फंगस, ग्रीन एल्गी, बोथ और नन? आंसर इज फंगस। फंगस ऑल्सो मोस्टली कॉल्ड सेप्रोफाइट्स लिव इन डेड मैटर। हमको पता है कि जो मरा हुआ कुछ चीज रहता है उसमें फंगस लग जाता है, ठीक है ना? तो वो सेप्रोफाइट कहते हैं उनको, और वो डेड मैटर इंक्लूडिंग डेड वुड्स, डंग, फॉलन लीव्स एक्सेट्रा, इनमें से वो अपना न्यूट्रिशन लेता है। तो इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म हो गया? वो हो गया फंगस जो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन करता है, ठीक है ना? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। व्हिच आर्टरीज सप्लाई ब्लड टू द हार्ट? अभी ब्लड टू द हार्ट मतलब हार्ट मसल में जो ब्लड सर्कुलेशन करता है वो कौन सा आर्टरीज है, ठीक है ना? हार्ट के अंदर नहीं। हार्ट जो एक मसल है, हमको पता है कि 3 टाइप्स ऑफ मसल आर देयर। इंपॉर्टेंट मसल जो 3 टाइप का होता है वो है स्केलेटल मसल, फिर स्मूथ मसल, और फिर हार्ट मसल और कार्डियक मसल। उस कार्डियक हार्ट को चलने के लिए भी अपने मसल में ऑक्सीजन का जरूरत है। उस हार्ट मसल में कौन सा आर्टरी जो है जो ऑक्सीजन देता है या फिर ब्लड सप्लाई करता है? वो है कोरोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज और नन? राइट आंसर इज कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है। कोरोनरी आर्टरी सप्लाइड ब्लड टू द हार्ट मसल टू दैट इट कैन वर्क प्रॉपर्ली। पाल्मोनरी आर्टरीज टेक अवे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट। हम सबको पता है कि पाल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से लेके उसको लंग्स तक पहुंचाता है, और लंग्स से फिर ऑक्सीजन लेके ऑक्सीजनेटेड ब्लड पाल्मोनरी वेन से हार्ट के अंदर आता है। और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी सप्लाई कहां करता है ऑक्सीजन और ब्लड? वो सप्लाई करता है ब्रेन में, ठीक है? तो राइट आंसर इज कोरोनरी आर्टरी जो हार्ट मसल में ब्लड सप्लाई करता है। क्वेश्चन नंबर 8। व्हिच ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी लिम्फोसाइट्स आर फॉर्म्ड? हम इसके पहले भी जो वीडियो था उसमें हम पढ़ चुके हैं कि लिम्फोसाइट कहां पे, लिम्फोसाइट होता क्या है एक्चुअली। ये एक डब्ल्यूबीसी का पार्ट होता है लिम्फोसाइट। अभी डब्ल्यूबीसी किसका पार्ट है? या ब्लड सेल का पार्ट है? अभी यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? इन व्हिच ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी लिम्फोसाइट्स आर फॉर्म? ह्यूमन बॉडी में लिम्फोसाइट कहाँ फॉर्म होता है? लिम्फोसाइट तो ब्लड का पार्ट है, तो ब्लड फॉर्म होता है बोन मैरो में। तो लिम्फोसाइट कहाँ फॉर्म होगा? लिम्फोसाइट भी फॉर्म होगा बोन मैरो में। The formation of lymphocytes are occur in the bone marrow. The formation of lymphocytes are also known as lymphopoiesis. अच्छा, lymphopoiesis क्या है? अगर कहीं पे पूछ लिया तो क्या होगा? The formation of lymphocytes also known as lymphopoiesis. Lymphocytes are the key component of our body immune system. हम सबको पता है कि lymphocyte क्या करता है? lymphocyte एंटीबॉडी क्रिएट करता है किसी पैथोजन, वायरस या बैक्टीरिया जो हमारे शरीर के अंदर आ चुका है उसके विरुद्ध में। तो लिम्फोसाइट जो है वो हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम में भी काम करता है, क्योंकि डब्ल्यूबीसी जो होता है वो भी हमारा इम्यून सिस्टम में काम करता है, तो डब्ल्यूबीसी का पार्ट है लिम्फोसाइट। तो लिम्फोसाइट एंटीबॉडी क्रिएट करके हमारे बॉडी को डिजीज से या फिर इंफेक्शन से ठीक करता है, प्रोटेक्ट करता है। क्वेश्चन, अभी ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। swallowing and vomiting are regulated by which part of the brain? ब्रेन के कौन से पार्ट से हम जो सॉलोइंग करते हैं
और वॉमिटिंग होता है हमारा, वो कौन से पार्ट में रेगुलेट होता है ब्रेन में? सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड पोन्स, कॉर्टेक्स और सेरिब्रम। ये होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा और पोन्स में। अच्छा, ये अगर ऐसे ब्रेन हो गया, ये हो गया फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, ये हाइंड ब्रेन। पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है वो स्पाइनल कॉर्ड को ब्रेन से कनेक्ट करता है। इस जगह को हम बोलते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा और पोन्स। तो यही जगह है जो रेगुलेट करता है सॉलोइंग एंड वॉमिटिंग को, ठीक है ना? ईटिंग, swallowing, vomiting are controlled by the part of brain called medulla oblongata and pons. This is the back part of our brain which connects with spinal cord. बोला था कि spinal cord से connect करता है brain को, वही रीजन को हम कहते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा और pons, जो कि हमारा swallowing, vomiting ये सबको रेगुलेट करने में मदद करता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। अपेंडिक्स is attached to which part of human body? अपेंडिक्स ह्यूमन बॉडी के कौन से पार्ट से अटैच होता है? देख लेते हैं ऑप्शन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ब्लैडर और नन ऑफ द अबव। अपेंडिक्स अटैच टू लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन थ्रू जहां से होता है, लार्ज इंटेस्टाइन को 3 पार्ट में हम देख सकते हैं। एक है असेंडिंग कोलन, फिर होता है ट्रांसवर्स कोलन, फिर होता है डिसेंडिंग कोलन। अभी ये असेंडिंग कोलन का जो एकदम स्टार्टिंग है, यहीं पे अपेंडिक्स रहता है। तो अपेंडिक्स इज अटैच्ड टू व्हिच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी? इट्स अटैच्ड विथ लार्ज इंटेस्टाइन, at the beginning of the large intestine. The vermiform appendix in the human body located in the beginning of large intestine. It is small finger size structure. स्ट्रक्चर कैसा है? एक फिंगर के साइज का स्मॉल स्ट्रक्चर है। अभी क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 11 क्या बोल रहे हैं। द टोटल नंबर ऑफ बोन्स फाउंड इन न्यूली बॉर्न बेबी। न्यूली बॉर्न मतलब कि अभी अभी हुआ है ऐसा बच्चा, कितना बोन्स रहता है उसके बॉडी में? 200, 206, 300 और 255। करेक्ट आंसर इज 300। क्यों 300? क्योंकि जो न्यूली बॉर्न बेबी होता है उनके बॉडी अभी बढ़ता रहता है, फॉर्म नहीं होता ठीक से, तो जो बोन्स रहता है वो अभी एक से और एक जो बोन है वो फ्यूज नहीं होता। अभी एडल्ट होने में क्या होता है कि वो बहुत सारा बोन जो है वो फ्यूज होके एक बोन क्रिएट करता है, लेकिन न्यूली बॉर्न में वो बोन्स अभी तक फ्यूज नहीं होता, तो बोन जो है वो बहुत ज्यादा रहता है। इसलिए द न्यूली बॉर्न बेबीज बोन आर हायर देन एडल्ट ह्यूमन बिकॉज द बोन्स आर नॉट फ्यूज टुगेदर। मतलब कि एक से और एक जो बोन है वो फ्यूज नहीं हुआ है, इसलिए वो बोन जो है वो बहुत ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। द बोन ऑफ व्हिच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज द लॉन्गेस्ट। ह्यूमन बॉडी में कौन सा पार्ट का बोन है जो सबसे ज्यादा लंबा है? थाई, रिब केज, हैंड और स्पाइनल कॉर्ड। किसी किसी को लगता है कि स्पाइनल कॉर्ड का बोन सबसे बड़ा होगा, लेकिन नहीं, स्पाइनल कॉर्ड जो है वो 33 डिफरेंट बोन से बना हुआ है एक स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड का बोन सबसे बड़ा नहीं है। सबसे बड़ा जो बोन है वो है थाई बोन, जिसका नाम है फीमर। ये जो फीमर बोन है ये बॉडी का सबसे लंबा और सबसे स्ट्रॉन्ग बोन भी बोला जाता है फीमर को। द थाई बोन और द फीमर बोन इज द लॉन्गेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी। इट्स लेंथ ऑलमोस्ट 26% ऑफ ह्यूमन हाइट। मतलब ह्यूमन जो हाइट होता है उसका 26% जो है वो ये फीमर बोन ही रहता है। तो व्हिच बोन, तो द बोन ऑफ व्हिच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज लॉन्गेस्ट? इट्स थाई और द फीमर बोन। क्वेश्चन नंबर 13, व्हिच पार्ट ऑफ ह्यूमन कंटेन्स द थिकेस्ट स्किन। कौन से पार्ट में ह्यूमन बॉडी में सबसे मोटा स्किन रहता है? पार्म ऑफ द हैंड, सोल ऑफ द फुट, हेड और चेस्ट।
सबसे मोटा जो स्किन रहता है, जो 4 mm जिसका थिकनेस होता है, वो होता है सोल ऑफ द फुट में, पैरों के नीचे सोल में सबसे मोटा स्किन रहता है। द थिकेस्ट स्किन इज फाउंड इन ह्यूमन बॉडी इज इन द सोल ऑफ द फुट। और सबसे पतला जो स्किन होता है वो कहां पे रहता है? वो जो आई है उसके अराउंड जो स्किन है वो सबसे थिनेस्ट रहता है। द स्किन अराउंड द आई लीड इज द थिनेस्ट स्किन इन ह्यूमन बॉडी। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। व्हिच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन रेगुलेट स्लीप? ह्यूमन ब्रेन का कौन सा पार्ट स्लीप को रेगुलेट करता है? अभी हमको पता है कि ह्यूमन ब्रेन के अंदर पेनियल ग्लैंड रहता है। ये पेनियल ग्लैंड जो है, इसमें से मेलाटोनिन एंड सेरोटोनिन वो निकलता है, वो रेगुलेट करता है स्लीप साइकिल को। तो पेनियल ग्लैंड इज अ स्मॉल एंडोक्राइन ग्लैंड, मतलब कि जिसके अंदर से हार्मोन निकलता है, इन द मिडिल ऑफ द मिड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन तीनों पार्ट होता है ब्रेन का, उसमें से मिड ब्रेन के अंदर ये पेनियल ग्लैंड रहता है, व्हिच सीक्रेट्स मेलाटोनिन एंड सेरोटोनिन दैट रेगुलेट्स द स्लीपिंग पैटर्न ऑफ ह्यूमन। तो ह्यूमन ब्रेन का कौन सा पार्ट स्लीप पैटर्न रेगुलेट करता है? पेनियल ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज। अ टिपिकल ह्यूमन रिब केज कंटेन्स हाउ मेनी रिब? हमारा जो रिब केज होता है उसमें कितना रिब्स रहता है? 12 पेयर, 24 पेयर, 8 पेयर और 6 पेयर। वहां पे 12 पेयर, मतलब कि टोटल 24 रिब रहता है। और ये जो रिब है वो पीछे हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें थोरासिक जो स्पाइनल कॉलम रहता है, 12 थोरासिक स्पाइनल कॉलम, उससे ओरिजिनेट होके स्टर्नम से आके जुड़ जाता है। अभी इस स्टर्नम से जो जुड़ता है, इसमें से जो पहला 7 पेयर होता है ना, उसको हम कहते हैं ट्रू रिब्स, क्योंकि वो थोरासिक के स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट होके डायरेक्ट आके स्टर्नम से जुड़ता है। फिर जो नेक्स्ट 3 रहता है, 3 पेयर ऑफ रिब रहता है, उसको हम कहते हैं फॉल्स, क्योंकि नेक्स्ट जो 3 रहता है वो उसके जो पिछले वाला रिब है उससे जुड़ता है, वो स्टर्नम से डायरेक्टली नहीं जुड़ता, इसलिए उसको हम कहते हैं फॉल्स रिब्स। और बाकी जो 2 रहता है उसको हम कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स, क्योंकि वो थोरासिक जो स्पाइन है उसमें से तो ओरिजिनेट तो होता है, लेकिन आके आधा आके कंप्लीट हो जाता है, वो पूरी एकदम स्टर्नम से या फिर जो रिब केज है उससे नहीं जुड़ता है। सो उसको हम कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स, क्योंकि वो थोरासिक केज से तो निकलता है लेकिन आके जुड़ता नहीं है, इसलिए उसको हम कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स। तो ठीक है, चलिए ये 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप हमारी इस जो क्वेश्चन आंसर सीरीज हो रहा है, बायोलॉजी का हो रहा है, जियोग्राफी का हो रहा है, धीरे धीरे हिस्ट्री, करंट अफेयर सबका आएगा, वो आप जरूर प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये आपको कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम है या फिर कोई भी एग्जाम हो, इसमें आपको बहुत हेल्प करेगा। तो आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।